मुसीबतों से डरकर लोग अक्सर राह बदलते हैं। जो साहस से चलते हैं वही मंजिल पा लेते हैं। हार से जूझने का नाम ही जिंदगी है। जीत का स्वाद वहीं चखते हैं जो कभी नहीं रुकते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, कहानी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको अपने जीवन में सच्ची सफलता और साहस का अर्थ भी सिखाएगी। इस कहानी में एक साधारण से गांव की लड़की नीलम की यात्रा का बखान है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत, साहस और निष्ठा से न केवल खुद को बल्कि अपने राज्य और समाज को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां तुरंत मिल सकें। तो चलिए, अब हम आपको सुनाते हैं यह प्रेरक और चमत्कारी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की लड़की नीलम की है, जो साधारण दिखने के बावजूद अपने दिल में असाधारण साहस और विश्वास रखती थी। एक दिन जब राज्य पर संकट का साया मंडराया, नीलम ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक ऐसी दिशा दिखाई जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि समाज के हर पहलू में बदलाव लेकर आई। तो आइए जानते हैं कैसे एक छोटी सी लड़की ने अपने राज्य को संकट से उबारने के साथ साथ समाज में स्थायी बदलाव किया। आपका साथ हमेशा ऐसा ही बना रहे ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत कर सकें। पूर्व दिशा की ऊंचाइयों पर, जहां पहाड़ियों की गोद में सूरज पहली बार मुस्कुराता था, वहीं बसा था एक प्राचीन गांव शिवपुर। यह गांव नाम के अनुरूप शिव की तपोभूमि जैसा प्रतीत होता था। यहाँ जीवन सरल था, पर आत्माएं गहरी। चारों ओर हरियाली, चहचहाते पक्षी और मिट्टी की सौंधी खुशबू गांव के स्वाभाविक सौंदर्य को अभिव्यक्त करती थी। शिवपुर के हृदय में था माधव, एक वृद्ध किसान जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष हल और बैल के साथ खेतों में बिताए थे। उसकी पत्नी गौरी का देहांत वर्षों पूर्व हो चुका था, पर उसकी स्मृतियां अब भी घर के कोनों में सांस लेती थीं। माधव का संपूर्ण जीवन अब उसकी संतानें थीं, दो बेटे कमल और अर्जुन और एक बेटी नीलम। कमल और अर्जुन देखने में बलशाली परंतु स्वभाव से सुस्त और आत्मकेंद्रित थे। उन्हें लगता था कि जीवन केवल सुख सुविधाओं के लिए है और कठिन श्रम केवल निर्धनों का भाग्य होता है। उनकी दृष्टि में खेतों की मिट्टी अब मूल्यहीन हो चुकी थी। नीलम परिवार की सबसे छोटी पर सबसे अधिक समझदार और संवेदनशील। मां की अनुपस्थिति में उसने ही घर को संभाला था और पिता की सेवा को धर्म माना था। उसका हृदय जल की तरह निर्मल और चंद्रमा की तरह शांत था। समय बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जो शिवपुर के इतिहास में दुख की छाया बनकर उतर गया। आकाश ने बरसना छोड़ दिया। वर्षा ऋतु सूनी निकल गई। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूखने लगे और पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। गांव की जनता, जो प्रकृति पर ही निर्भर थी, अब विवश हो चली थी। तालाबों में कीचड़ शेष था और लोग एक एक बूंद के लिए तरसने लगे थे। रोग फैलने लगे, फसलें नष्ट हो गईं और लोगों के चेहरों से मुस्कान जैसे विदा ले चुकी थी। माधव, जो जीवन भर खेतों का पोषक रहा था, अब इस अकाल को देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसकी देह दुर्बल होती गई और मन चिंता से ग्रस्त। उसने एक दिन अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, यह संकट केवल एक परिवार का नहीं, पूरे गांव का है। किसी को कुछ करना होगा। जंगलों के पार एक पुरानी बावड़ी है। कहते हैं वहां अब भी जल है। कोई एक जाकर देखे। कमल ने आंखें मिचमिचाईं और बोला, इतनी दूर जंगल में जाना, और वह भी इस तपती धूप में। बाबा, आप भी ना? अर्जुन ने हामी भरी। हाँ, और अगर वहां कुछ जंगली जानवर मिल गए तो? हम कोई साधु संत नहीं जो तपस्या करे। माधव की आंखों में पीड़ा उभर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए सबसे कठिन यही था कि जिन बेटों को उसने अपने खून पसीने से पाला, वे आज अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। नीलम ने यह सब देखा। उसने महसूस किया कि इस संकट की घड़ी में यदि कोई आगे नहीं आया तो यह गांव भी मरुभूमि बन जाएगा। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया, वह जल लाकर रहेगी। परंतु वह जानती थी कि अपने भाइयों को एक अंतिम अवसर देना आवश्यक है। शिवपुर की गलियों में अब आशा मंद हो चुकी थी, पर नीलम के हृदय में एक दीपक जल रहा था, सेवा, करुणा और उत्तरदायित्व का दीपक। नीलम ने जब यह ठान लिया कि गांव के लिए जल लाना ही उसका धर्म है,
तो उसने यह निर्णय सबसे पहले अपने भाइयों से साझा किया। वह नहीं चाहती थी कि उसके निर्णय को अहंकार या विद्रोह समझा जाए। वह जानती थी कि सेवा में स्वीकृति और समर्पण दोनों होने चाहिए। कमल और अर्जुन उस समय घर के छायादार आंगन में आराम कर रहे थे। उनके हाथ में फलों की टोकरी थी और चेहरे पर चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। नीलम उनके पास जाकर बोली, भैया, बाबा की हालत देखी है आपने? गांव का एक एक प्राणी जल के बिना तड़प रहा है। कोई एक हम में से उस पुराने जंगल वाले कुएं तक जा सकता है। यह समय कुछ कर दिखाने का है। कमल ने हंसते हुए कहा, तू तो जैसे महापुरुष बन गई है नीलम। जंगल में क्या हम तीर्थ यात्रा पर जाएं? वहां तो सांप बिच्छू होंगे, और उस पर पथरीली राह, हमें क्या जरूरत है जान जोखिम में डालने की। अर्जुन भी मुस्कुराया, और फिर वहां कोई पानी निकला भी तो किसे पता, सूखा ही होगा सब। ये सब बातें तो बूढ़ों की कहानियों में ही ठीक लगती हैं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथों से पिता के पैरों की धूल उठाई और मन ही मन ये संकल्प लिया कि जब अपने असहाय हों तब कोई तो संबल बनना होगा। वह एक बार फिर भाइयों को बोली, अगर आप दोनों तैयार हों तो मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन यदि आप नहीं जाना चाहते तो मुझे अनुमति दें, मैं अकेली भी चली जाऊंगी। कमल ने छिड़कर कहा, जाना है तो जा, हमें मत घसीट, हम बेकार की मुसीबतों में नहीं पड़ते। अर्जुन ने आंखें मूंद लीं। हम तो यहीं हैं, अगर कुछ पानी लाने लायक मिला भी तो देख लेंगे। तुम बहादुर बनो। उस रात नीलम ने अपने छोटे से पोटली में कुछ सूखे फल, एक खाली कलश और माँ का दिया हुआ तावीज रखा। वह जानती थी कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक परीक्षा भी होगी। सवेरा हुआ, और जब गांव वाले मंदिर की ओर जाने लगे, नीलम जंगल की ओर निकल पड़ी। इधर कमल और अर्जुन अपने आलस्य में मग्न थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और नीलम की वापसी नहीं हुई, उन्हें चिंता सताने लगी। गांव के लोगों की निगाहें भी उन पर उठने लगीं। कुछ बुजुर्गों ने टिप्पणी की, लड़की होकर वह संकट में अकेली चल पड़ी, और तुम दोनों केवल आराम और शब्दों में वीरता। कमल और अर्जुन को पहली बार अपने व्यवहार पर लज्जा हुई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नीलम जा चुकी थी। उनके भीतर एक हलचल शुरू हुई थी, परंतु अब कहानी किसी और दिशा में बढ़ रही थी। नीलम जैसे ही जंगल की ओर रवाना हुई, उसके पांव हर कदम के साथ एक नई कहानी लिखते जा रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही सूरज की किरणें उसके माथे से बहते पसीने में समाने लगी। रास्ता पथरीला और लंबा था, पर उसका हृदय एक दिव्य उद्देश्य से ओतप्रोत था। वह रास्ते भर प्रार्थना करती रही, हे शिव, मेरे पांव को थकावट न छू सके, मेरी आत्मा को संकल्प से विचलन न हो। यदि मेरी सेवा सच्ची है तो मुझे मार्ग मिलेगा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ी, वहां की नीरवता और जंगली स्वर उसे डरा नहीं सके। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि आशा की चमक थी। रास्ते में उसे एक वृक्ष के नीचे बैठी एक वृद्धा मिली, जो कांपती आवाज में बोली, बेटी, कुछ जल मिलेगा क्या? गला सूख गया है, दिन भर से कुछ नहीं मिला। नीलम का हृदय पिघल गया। उसने अपनी पोटली में रखा थोड़ा सा पेय जल निकाला और वृद्धा के हाथों में थमा दिया। वृद्धा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बेटी, तू केवल जल नहीं, अमृत पिला रही है। तेरा यह भाव तेरे लिए वरदान बन जाएगा। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। जैसे ही उसने नीलम का हाथ थामा, एक हल्का सा प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। वृद्धा बोली, आगे जो कुआं मिलेगा वह औरों के लिए सूखा है, पर तेरे जैसे सेवा भावी के लिए उसमें जल भी मिलेगा और वरदान भी। पर याद रखना, पवित्रता केवल राह की नहीं, मन की भी होती है। नीलम ने उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। दोपहर होते होते वह उस प्राचीन कुएं तक पहुंची, जो लताओं से ढंका था और वर्षों से किसी ने उसका उपयोग नहीं किया था। उसने कुएं के पास बैठकर आंखें बंद कीं और प्रार्थना की। अचानक हवा चली और लताओं के बीच से एक स्वर्णिम प्रकाश झलका। कुएं से जल की हल्की हल्की आवाज आने लगी। नीलम ने झांक कर देखा, कुएं में न केवल जल था, बल्कि उसके मध्य एक नीली ज्योति तैर रही थी। उसने कलश में धीरे धीरे जल भरा, और जैसे ही कलश भरा, नीली ज्योति एक बूंद बनकर कलश में समा गई। वह बूंद साधारण नहीं थी, उसमें एक हल्की सी कंपन थी, जैसे वह जीवंत हो। नीलम ने कलश को माथे से लगाया और वापस चल पड़ी। उसके पांव में थकावट नहीं थी, बल्कि आत्मा में ऊर्जा का संचार हो गया था।
सेवा और दया ने उसे एक ऐसे आयाम से जोड़ दिया था जो केवल भाग्यशाली को ही मिलता है। रास्ते भर पक्षी उसकी ओर आकर्षित होते रहे, वृक्ष जैसे उसे नमन कर रहे हों और हवाएं उसके गीत गा रही हों। यह किसी साधारण यात्रा का अंत नहीं, बल्कि त्याग और सेवा की सिद्धि थी। चमत्कारी कुएं से जल लेकर नीलम जैसे ही लौटी, जंगल की हरियाली जैसे उसकी राह देखने लगी। वन में कुछ परिवर्तन था। वृक्षों की पत्तियां ताजगी से झूल रही थीं और हवा में एक मंद सुगंध भर गई थी। यह नीलम के कर्म का प्रतिफल था। सेवा और त्याग ने प्रकृति को भी नव जीवन दे दिया था। वह जैसे ही गांव पहुंची, लोगों की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। उसका चेहरा थकान से भरा था, पर उसकी आंखों में शांति और दृढ़ता की ज्योति थी। वह सीधे अपने पिता के पास गई और उन्हें जल पिलाया। माधव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बेटी, तू केवल मेरी संतान नहीं, शिवपुर की आशा है, माधव ने कहा। नीलम ने कलश में शेष जल गांव के मंदिर में चढ़ाया। जैसे ही उसने जल अर्पित किया, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। जल की कुछ बूंदें मंदिर की मूर्ति पर गिरी और तभी प्रकाश की एक तीव्र लहर वहां से फैली। गांव के सभी कुएं जो वर्षों से सूख चुके थे, धीरे धीरे जल से भरने लगे। तालाबों में हलचल होने लगी और सूखे खेतों की मिट्टी से हरियाली की पहली किरणें फूटने लगीं। लोगों की आंखों में आश्चर्य, आनंद और श्रद्धा का अद्भुत मिश्रण दिखाई दिया। यह केवल जल का चमत्कार नहीं था, यह सेवा, दया और निस्वार्थ भाव का परिणाम था। पर चमत्कार यही नहीं रुका। नीलम के घर के आंगन में वह नीली मोती जैसी बूंद जो उसने जंगल में प्राप्त की थी, अब एक कोमल नीले फूल में बदल चुकी थी। वह फूल दिन भर प्रकाश देता और रात को संगीत की मधुर तरंगें फैलाता। उसके संपर्क में जो भी आता, उसका हृदय निर्मल होता जाता। गांव के स्वार्थी, आलसी युवक भी अब परिश्रम और सहयोग के महत्व को समझने लगे। कमल और अर्जुन, जो पहले नीलम को तुच्छ समझते थे, अब उसकी चरण वंदना कर उसे क्षमा मांगने लगे। नीलम ने उन्हें गले लगाकर कहा, जब सच्चे मन से कोई पश्चाताप करता है, तो उसे दंड नहीं, अवसर देना चाहिए। कुएं का जल अब गांव के लिए जीवन का स्रोत बन चुका था, पर वह जल उतना पवित्र नहीं था जितना नीलम का हृदय। चमत्कार ने केवल भूमि नहीं, आत्माओं को भी सींच दिया था, और इस प्रकार नीलम बनी वह दीपक जो अंधकार में भी दूसरों को प्रकाश देता है। जब शिवपुर में जल का चमत्कार हुआ, तो गांव का हर व्यक्ति नीलम के प्रति आभार और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसकी सेवा का परिणाम केवल एक कुएं तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव में नई उम्मीद की किरण का जन्म हुआ था। एक दिन जब नीलम खेतों में काम कर रही थी, तभी एक संदेशवाहक गांव में आया। उसने कहा, राजमहल से संदेश है। राजकुमार ने नीलम को दरबार में बुलाया है। यह समाचार जैसे ही नीलम के कानों में पड़ा, वह चौंकी। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शांत और गंभीरता थी। राजकुमार का बुलावा एक साधारण गांव वाली के लिए कोई साधारण बात नहीं थी। उसने हमेशा सुना था कि राजकुमार का दरबार उन लोगों के लिए है जो शक्ति और संपत्ति से संपन्न हो, पर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ऐसे निमंत्रण मिलेगा। नीलम को अपनी यात्रा की तैयारियां करनी पड़ी, लेकिन उसके भीतर एक विचार लगातार उभर रहा था। क्या वह सचमुच वहां जाकर कुछ कर पाएगी? क्या उसकी साधारणता और सेवा भाव को दरबार में सम्मान मिलेगा? लेकिन उसने अपने हृदय को शांत किया और समझ लिया कि यह मौका केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि औरों की सेवा और कर्तव्य का पालन करने का अवसर हो सकता है। वह राजमहल पहुंची और जैसे ही उसने महल के विशाल द्वार को पार किया, वहां का माहौल उसे अवाक कर देने वाला था। महल का आकार और उसमें बसी ऐश्वर्य की छटा उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक थी। वह थोड़ा संकोच करते हुए अंदर आई। राजकुमार ने उसे देखा और मुस्कुराए। तुम वही हो, नीलम, जिसने अपनी सेवा और त्याग से पूरे गांव में बदलाव ला दिया। राजकुमार की आवाज में गहरी प्रशंसा थी। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने जो किया वह केवल मेरी कर्तव्य निष्ठा थी। एक साधारण व्यक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। राजकुमार ने उसकी विनम्रता देखी और कहा, तुम केवल शिवपुर का ही नहीं, हमारे राज्य का नाम रोशन कर चुकी हो, इसलिए तुम्हें इस दरबार में विशेष स्थान मिलेगा। राजकुमार ने नीलम को अपनी वंशावली से संबंधित एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। वह चाहते थे
कि नीलम उनकी प्रजा की समस्याओं को समझे और उनके लिए समाधान निकाले, क्योंकि उसे लोगों की पीड़ा और आवश्यकता का गहरा ज्ञान था। नीलम ने यह कार्य स्वीकार किया और उसी दिन से वह राजमहल में अपनी नई भूमिका में कार्य करने लगी। राजमहल में नीलम की उपस्थिति और उसकी सेवा का कार्य आरंभ हो चुका था। राजकुमार ने उसे राजकाज में भागीदार बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने गांव वालों के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और कर्तव्य का पालन किया था। लेकिन राजमहल के दरबार में उसका स्वागत हर किसी के लिए आसान नहीं था। महल के अन्य अधिकारी और मंत्री नीलम को एक साधारण लड़की मानते थे, जबकि वे खुद अपने उच्च स्थानों पर गर्वित थे। वे यह समझते थे कि नीलम की उपस्थिति दरबार में उनकी प्रतिष्ठा को कम कर सकती है। राजकुमार ने नीलम को सबसे पहले दरबार के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, यह नीलम है, जिसने अपनी सेवा और त्याग से पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। परंतु एक मंत्री ने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, एक साधारण लड़की को दरबार में स्थान देना क्या उचित है? वह हमारी कार्यप्रणाली और दरबार की गरिमा को समझेगी कैसे? राजकुमार ने उसे शांत किया और नीलम से पूछा, क्या तुम इस दरबार में हमारी मदद कर सकोगी, नीलम? नीलम ने अपनी विनम्रता और शांत मन से उत्तर दिया, महाराज, मुझे केवल एक ही उद्देश्य है, अपने कर्तव्य को निभाना और समाज की सेवा करना। यदि आप मुझसे कोई कार्य चाहते हैं, तो मैं उसे पूरी निष्ठा से करूंगी। उसके शब्दों में गहरी सच्चाई और संकल्प था। राजकुमार ने नीलम की ईमानदारी को परखा और उसे विभिन्न कार्यों में शामिल करना शुरू किया। पहले उसे राज्य के किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहा गया। नीलम ने किसानों के साथ घुल मिलकर उनकी समस्याओं को समझा और उनके समाधान का प्रस्ताव दिया। कुछ महीनों बाद नीलम ने राजमहल में एक अद्वितीय बदलाव लाया। उसके विचारों और कार्यों ने दरबार को नई दिशा दी। लोग अब उसे केवल एक साधारण गांव वाली नहीं, बल्कि एक सशक्त नेता के रूप में देखने लगे थे। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, तो वह समाज में सच्ची पहचान और सम्मान प्राप्त करता है। राजमहल में नीलम की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसकी कार्यकुशलता को देखकर महल के अन्य अधिकारी अब खामोश थे। लेकिन नीलम का साहस एक दिन एक नई परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन दरबार में एक अप्रत्याशित संकट ने सभी को विचलित कर दिया। राज्य के सीमावर्ती इलाके में एक विशाल सेना ने हमला कर दिया था। राजा ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन एक साथ कई समस्याएं सामने आ रही थी। सैनिकों की संख्या कम थी, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और राज्य की सीमाओं पर दहशत फैल चुकी थी। राजकुमार और दरबार के सभी मंत्री अत्यधिक तनाव में थे, लेकिन नीलम ने शांति से एक कदम आगे बढ़ाया। उसने राजकुमार से कहा, महाराज, संकट में घबराने के बजाय हमें अपने आंतरिक बल का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं, तो हमारे भीतर वह शक्ति होगी जो किसी भी संकट को पार कर सके। नीलम के शब्दों ने राजकुमार को आत्मविश्वास दिया। उसने नीलम से पूछा, क्या तुम हमें इस संकट से उबारने के लिए कोई मार्गदर्शन दे सकती हो? नीलम ने उत्तर दिया, हमें सबसे पहले लोगों का विश्वास जीतना होगा। जब हम अपनी जनता के साथ खड़े होंगे, तो कोई भी बाहरी शत्रु हमें हरा नहीं सकता। हमें यह दिखाना होगा कि राज्य की शक्ति केवल सेना में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और एकता में है। राजकुमार ने नीलम के विचारों को गंभीरता से लिया और उसे राज्य की सेना का नेतृत्व सौंपने का निर्णय लिया। यह निर्णय सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि नीलम एक गांव वाली थी और उसकी सैन्य रणनीति का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन नीलम का साहस और कर्तव्य निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा बन गए। नीलम ने अपनी योजना बनाई और अपने नेतृत्व में सैनिकों और नागरिकों को एकजुट किया। उसने उन्हें यह समझाया कि सेना का सबसे बड़ा हथियार उनकी एकता है। उसने प्रत्येक सैनिक और नागरिक से यह वचन लिया कि वे अपने देश और राज्य की रक्षा के लिए बिना डर के लड़ेंगे। नीलम के नेतृत्व में राज्य ने सेना को फिर से संगठित किया और दुश्मन के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया दी। उसका साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व ने राज्य को संकट से उबार लिया। जब किसी व्यक्ति के भीतर सच्चा साहस और विश्वास होता है, तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है और उसे पार कर सकता है। राज्य की सीमा पर संकट के समय नीलम के साहस और नेतृत्व के कारण
दुश्मन को पराजित किया गया था। राज्यवासियों के मन में नीलम के प्रति आभार और सम्मान की लहर दौड़ गई थी। यह विजय केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और एकता की विजय थी। राजमहल में जब यह सूचना आई कि दुश्मन की सेना पूरी तरह से पराजित हो चुकी है, तो राजकुमार ने दरबार में घोषणा की। उसने कहा, यह विजय हमारे राज्य की नहीं, नीलम की है, जिसने हमें संकट के समय एकजुट किया और हमें वह मार्ग दिखाया जिससे हम विजय प्राप्त कर सके। राजकुमार ने नीलम को सम्मानित करने का निर्णय लिया। पूरे राज्य में विजय का महोत्सव मनाने की योजना बनाई गई, जिसमें नीलम को सर्वोच्च सम्मान देने का प्रस्ताव था। महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, रंग बिरंगे ध्वजों से महल और गांव सजाए गए। नीलम के सम्मान में संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। सभी लोग एकत्रित हुए और विजय की खुशी मनाने के लिए नृत्य करने लगे। नीलम के लिए यह समय किसी स्वप्न जैसा था। वह एक साधारण गांव वाली थी और अब उसे राज्य की महिमा का हिस्सा बनाकर सम्मानित किया जा रहा था। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी निष्ठा, विश्वास और सेवा को दिया। विजय के इस महोत्सव में राजकुमार ने नीलम को एक विशेष गहना भेंट किया। यह गहना केवल उसकी वीरता और साहस का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उसकी कर्तव्य निष्ठा और निष्कलंक आस्था का भी प्रतीक था। इस महोत्सव ने राज्य के हर नागरिक को यह संदेश दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है, तो वह किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम होता है। नीलम ने इस विजय महोत्सव को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उसने अपने कार्यों में और भी गहरी निष्ठा और समर्पण दिखाने का संकल्प लिया। यह अध्याय न केवल विजय की खुशी का उत्सव था, बल्कि यह उस सत्य को उजागर करता है कि जब एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों, विश्वासों और सेवा के साथ खड़ा होता है, तो वह न केवल अपने राज्य, बल्कि अपने समाज को भी समृद्ध कर सकता है। विजय का महोत्सव समाप्त होने के बाद नीलम ने महसूस किया कि राज्य को केवल बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे अंदरूनी सुधार की भी सख्त जरूरत थी। राज्य की जनता अब खुशहाल थी, लेकिन उनके जीवन स्तर में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए राजकुमार को गहरे सुधारों की आवश्यकता थी। राजकुमार ने नीलम से सलाह ली और उससे पूछा, नीलम, अब हमें क्या करना चाहिए? हमने युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन इस राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? नीलम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, विजय केवल बाहरी शत्रुओं से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक शत्रुओं को भी पराजित करना है। हमारी व्यवस्था, हमारी न्याय प्रणाली और हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक को समान अवसर मिले और राज्य की संपत्ति का सही तरीके से उपयोग हो। नीलम की बातों से राजकुमार सहमत हुआ और उसने तुरंत सुधारों की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले नीलम ने राज्य के किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। उसने उन्हें अच्छे बीज, उर्वरक और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई। इसके बाद नीलम ने राज्य के न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया। उसने न्यायालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े नियम लागू किए और न्यायाधीशों को निष्पक्ष और ईमानदार बनने के लिए प्रेरित किया। नीलम ने शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारने की योजना बनाई। उसने हर गांव में एक स्कूल स्थापित करने का आदेश दिया, ताकि बच्चे सही शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही उसने महिलाओं के लिए भी विशेष शिक्षा संस्थान खोलने की योजना बनाई, ताकि समाज में समानता और जागरूकता बढ़ सके। राज्य में एक सशक्त और सक्षम प्रशासन की आवश्यकता थी। नीलम ने प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की। नीलम के सुधारों का राज्य में गहरा असर हुआ। किसानों की स्थिति बेहतर हुई, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता आई और शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव आए। धीरे धीरे राज्य का प्रत्येक नागरिक समृद्ध होने लगा। राज्य में आए इस परिवर्तन ने न केवल नीलम की नेतृत्व क्षमता को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि किसी भी समाज को सशक्त बनाने के लिए केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक सुधार भी जरूरी होते हैं। यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची विजय वही है जो बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक सुधार भी लाए। समय के साथ नीलम का प्रभाव राज्य के प्रत्येक कोने में फैलने लगा।
उसकी नीतियां और सुधारों ने राज्य को समृद्ध और सशक्त बना दिया था। न केवल राज्य के नागरिक बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी नीलम की शासन शैली को सराहने लगे थे। राज्य में शांति और समृद्धि के इस वातावरण में नीलम का जीवन अब पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित था। उसने अपने सुधारों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अवसर सुनिश्चित किया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था और कृषि व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, वे न केवल तत्कालीन समय के लिए प्रभावी थे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थायी बदलाव साबित हुए। एक दिन राजकुमार ने नीलम से पूछा, नीलम, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम्हारे द्वारा किए गए सारे कार्यों को देखकर मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा कोई व्यक्तिगत सपना जरूर होगा। नीलम मुस्कुराई और बोली, महाराज, मेरा कोई व्यक्तिगत सपना नहीं है। मेरा सपना यही है कि लोग समान अवसरों के साथ एक समृद्ध जीवन जी सके। मेरे लिए सफलता और सम्मान का कोई मतलब नहीं, जब तक समाज में बदलाव न आए। नीलम के इस उत्तर ने राजकुमार को गहरे विचारों में डाल दिया। वह जानता था कि नीलम का कार्य केवल समाज में बदलाव लाने का नहीं था, बल्कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही थी। समय के साथ नीलम की प्रतिष्ठा न केवल राज्य में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फैलने लगी। नीलम को लेकर कई कथाएं प्रचलित हुईं, जो उसके त्याग, निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाती थीं। लोग उसे एक आदर्श नेता के रूप में देखते थे, जिसने अपनी मेहनत और सच्चाई से समाज को सशक्त बनाया। नीलम के जीवन के इस अंतिम चरण में उसने अपने सभी कार्यों को एक स्थायी रूप में स्थापित किया। राज्य के लोग अब आत्मनिर्भर और सशक्त हो चुके थे। नीलम ने अपने सभी सुधारों को एक मजबूत आधार प्रदान किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका लाभ उठा सके। नीलम का जीवन एक प्रेरणा बन गया था और उसकी विरासत हर उस व्यक्ति के दिल में जिंदा थी जिसने उसके बारे में सुना था। उसकी कहानी आज भी बताई जाती है, ताकि लोग समझ सकें कि केवल अपने कर्तव्यों को निभाने और समाज के प्रति निष्ठा रखने से ही महानता प्राप्त की जा सकती है। यह अध्याय इस बात का प्रतीक है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों से अपनी एक स्थायी विरासत बना सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। वही संदेश। नीलम की कहानी यह स्पष्ट करती है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हमारी निष्ठा, साहस और सेवा में है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हैं, तो हम न केवल खुद को बलवान बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी ताकत देते हैं। सच्ची विजय उसी में है जो आत्मा से समाज के लिए काम करता है, और उसकी यही विजय सबसे स्थायी होती है। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।